यार हम मानो या ना मानो, एलिस इन बॉर्डरलैंड में स्क्विड गेम से कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन इसके बाद भी जितनी पॉपुलैरिटी एलिस इन बॉर्डरलैंड को मिलनी चाहिए थी उतनी कभी उसको मिली ही नहीं। दोनों सीरीज के कंसेप्ट और स्टोरी को कंपेयर किया जाए तो मुझे अभी भी एलिस इन बॉर्डरलैंड सबसे ज्यादा गजब सीरीज में से एक लगी। अरे भाई, स्क्विड गेम में तो कोई ऐसा कैरेक्टर भी नहीं था जिसको कि आप लंबे समय तक याद रखो। वही एलिस इन बॉर्डरलैंड में एक कैरेक्टर था चिचिया, उसने हम सबका दिल जीत कर लेकर गया। नहीं, ये वाला दिल जीत नहीं। जब नॉन इंग्लिश शोज की बात हो रही हो तो एलिस इन बॉर्डरलैंड ने नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सीरीज की सीजन 2 ने रिलीज के ओपनिंग वीकेंड में ही लगभग 61 बिलियन व्यूइंग आवर्स अचीव किए। कोई भी जापानीज सीरीज के व्यूइंग आवर्स के आगे नहीं आ पाती, क्योंकि 2 सीजन के टोटल व्यूइंग टाइम सीजन 2 के प्रीमियर वीकेंड में 80 मिलियन आवर्स तक पहुंच गया था। नॉन इंग्लिश शो होने के बावजूद एलिस इन बॉर्डरलैंड ने हर सीजन के साथ वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी को हासिल किया। इस शो का दूसरा इंस्टॉलमेंट नेटफ्लिक्स ने टॉप 10 सीरीज की लिस्ट में पहले वीक के अंदर 90 कंट्रीज में एंट्री की और 9 कंट्रीज में से एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 ने नंबर 1 स्पॉट भी हासिल किया। स्क्विड गेम की सिमिलरिटीज की वजह से जब भी कोई नया इंस्टॉलमेंट कोरियन ड्रामा आता है तो ये जापानीज सीरीज का भी ट्रेंड आता है। एलिस इन बॉर्डरलैंड की पॉपुलैरिटी को देखकर ये जानना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि इसके 2 सीजन अभी तक आ चुके हैं और इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट इसी साल 2025 में आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा कि एलिस इन बॉर्डरलैंड एक मांगा सीरीज पर बेस्ड है। इस शो के 2 सीजन ने सोर्स मटेरियल की सारी स्टोरीज को खत्म कर दिया है। मतलब जहाँ जोकर वाला कार्ड आपको दिखाई देता है ना, वहाँ पर मांगा खत्म हो जाती है और अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये पूरी जो सीरीज है मांगा पर ही बेस्ड चल रही थी। इसके बाद भी नेटफ्लिक्स ने एलिस इन बॉर्डरलैंड के एक और सीजन की डिमांड की है। अपन को एक सीजन और मांगता है, जितना पैसे लेने हैं उतने ले। जी सर, हो जाएगा। भले ही मांगा की कहानी खत्म हो गई तो क्या, हम बना ही देंगे, डोंट वरी। अब वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बात करें स्क्विड गेम की तो उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है इस सीरीज का एकदम सिंपल कंसेप्ट। और जिस तरीके से ये सीरीज हमारे सोसाइटी के इश्यूज को बताती है वो सच में यार काबिले तारीफ है और इस सीरीज को एक बहुत ही अलग सीरीज बनाता है। जैसे कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस डिवाइड है। एक आदमी अगर गरीब है तो वो किस हद तक जा सकता है, और ये शो लालच की तो इतनी गजब की डेफिनेशन देता है ना भाई कि मैं क्या ही आपको बताऊं। पैसों के चक्कर में ये लोग एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। स्क्विड गेम की असल ब्यूटी इनके अलग अलग एपिसोड्स में छुपी हुई है। लगभग हर एपिसोड में आपको एक नया गेम दिखाई देगा और वो गेम इतना ज्यादा एंगेजिंग रहेगा कि आप उससे उठ ही नहीं पाओगे। स्क्विड गेम हमको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी देता है। अब हम तो इन गेम से रिलेट शायद नहीं कर पाए, लेकिन कोरिया के जो बच्चे हैं वो इन गेम से बहुत हद तक रिलेट कर पाते हैं और इन बचपन के गेम्स होने की वजह से इस शो से हम और भी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। स्क्विड गेम का भले ही टाइम ड्यूरेशन कम हो, लेकिन हर एक एपिसोड में जो धीरे धीरे कर कैरेक्टर डेवलप होते हैं वो चीज बहुत कम सीरीज में ही देखने को मिलता है। बहुत से लोग स्क्विड गेम और एलिस इन बॉर्डरलैंड को सिमिलर ही बोलते हैं, लेकिन क्या ये बात सच है? आइए दोस्तों इसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही सीरीज को देखा जाए तो इन दोनों सीरीज में एक जॉनरा बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, वो है सर्वाइवल गेम्स। बस इसी एक रीजन के कारण दोनों सीरीज को बहुत से लोग सिमिलर ही मान लेते हैं, लेकिन इसके अलावा दोनों सीरीज में बहुत ही फर्क है। स्क्विड गेम अपनी स्टोरी बताने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डेड है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो अपने सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर ही फोकस करता है, जबकि एलिस इन बॉर्डरलैंड में कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट और टर्न्स है, जिसमें कि कई जगहों पर हमको कई सुपरनेचुरल चीजें भी दिखाई देती हैं। एलिस इन बॉर्डरलैंड अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो को यहीं पर छोड़ देना भाई, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्पॉइलर देने जा रहा हूँ। जैसे कि एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 2 के एंडिंग में पता चलता है कि ये शो अर्थ पर सेट नहीं है, बल्कि ये जो गेम है वो टोक्यो के एक अल्टरनेटिव, एक अबंडेंट वर्जन में चल रहा है। एलिस इन बॉर्डरलैंड में मैंने एक चीज और नोटिस की कि इसके गेम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू स्क्विड गेम, और मुझे यहाँ पर इसका एक रीजन दिखाई देता है। अगर आप थोड़ा भी मांगा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो शायद आपको पता होगा कि जापानीज मांगा एडाप्टेशन के गेम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ही ग्रैंड लेवल पर होते हैं। बस इसी पॉइंट पर हम ऑडियंस इससे रिलेट कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। एक बार एंजॉय करने के हिसाब से ठीक है, लेकिन स्क्विड गेम हमको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ज्यादा पॉसिबल दिखाई देता है, और शायद यही एक रीजन है कि स्क्विड गेम को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों मिली। हियर इज अ मेन डिफरेंसेस। स्क्विड गेम प्राइमरली पैसों और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बेस्ड है। एलिस इन बॉर्डरलैंड सेल्फ डिस्कवरी पर ज्यादा फोकस्ड है और एक इंसान की किसी चीज को हासिल करने की क्षमता क्या हो सकती है इस चीज पर भी फोकस है। दोनों शोज जो है वो एक डीप थीम को टच करते हैं, लेकिन स्क्विड गेम उन चीजों पर फोकस करता है जो कि अक्सर हम सोसाइटी में देखते रहते हैं, लालच, धोखा और कभी कभार दोस्ती, जबकि एलिस इन बॉर्डरलैंड सेल्फ डिपेंडेंसी और पर्सनल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस्ड है। और यही एक पॉइंट है जहाँ पर स्क्विड गेम थोड़ा बहुत जीत जाता है एलिस इन बॉर्डरलैंड से। स्क्विड गेम में रिलेटेबल थीम्स उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि बचपन के पॉपुलर गेम्स पर ज्यादा बेस्ड है, जिससे कि इसको देखने वाली जो जनता है वो बहुत हद तक रिलेट कर पाती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ भाई कि एलिस इन बॉर्डरलैंड
कोई बुरी सीरीज है, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज लगी। लेकिन अगर एलिस इन बॉर्डरलैंड में नैरेटिव की बात करें तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बेस्ट सर्वाइवल मूवीज की लिस्ट पाने के लिए यहाँ पर आपको कहीं एक लिंक दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर स्क्विड गेम की कई फोटोज भी लीक हुई हैं, उन सब का ब्रेकडाउन मैंने इस वीडियो में कर दिया है। बाकी दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रंटमैन ने जानबूझकर स्पिनिट टॉप वाले गेम को बिगाड़ा था? जानना चाहते हो क्यों? तो इस वीडियो पर क्लिक कर आप देख सकते हो। बाकी ठीक है यार, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।